तो देखो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9th की फिजिक्स। तो लिखते हैं इसके बारे में, फिर स्टार्ट करेंगे अपन लोग। 9th तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स होता क्या है, फिर आपकी क्लास 9th के बारे में आएंगे और इसके सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि सिलेबस में आपका है क्या क्या। तो देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे कि जो फिजिक्स वर्ड है वो उसकी उत्पत्ति हुई कहां से है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से। तो सबसे पहले अगर मोस्टली वर्ड्स की आप बारे में बताएं तो मोस्टली वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक भाषा से। तो ग्रीक भाषा के बारे में बताते हैं कि फिजिक्स जो है कहां से उत्पत्ति हुई है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से। जो फिजिक्स है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। क्या? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है आप सभी का कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पता क्या होता है? नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। ठीक है, समझते जाइए अच्छे से और सब कुछ आपको बताता रहूंगा मैं टाइम टाइम पे। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर मतलब प्रकृति। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है। प्रकृति मतलब हर चीज, जो चीज भी हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो एक एटम हो मतलब कण हो छोटा सा, चाहे ग्रह हो। ग्रह तो आप देख नहीं सकते लेकिन आपने किताबों में देखा होगा। आजकल तो नेट है जिसकी सहायता से हम हर चीज देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे कोई व्यक्ति अगर उड़ रहा है, अरे भाई व्यक्ति तो नहीं उड़ेगा लेकिन एरोप्लेन की सहायता से अगर वो उड़ रहा है, या कोई व्यक्ति तैर रहा है, यदि कोई व्यक्ति कार चला रहा है, कहने का मतलब है जो चीजें भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, जल के खौलने से लेकर वायुयान के उड़ने तक, जो चीज भी हम सब देख रहे हैं वो कहां पे आएंगी? सब फिजिक्स में आएंगी। आप कहोगे कि ठीक है फिजिक्स के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन अब फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो उसके बारे में अपन लोग डिस्क्राइब करते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन होगी क्या। तो अगर फिजिक्स शब्द की बात की जाए तो मैं बता चुका हूं ये सब। अब फिजिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं कि फिजिक्स में हम कैसे बताएं कि फिजिक्स है क्या। ये तो समझना है बहुत अच्छे से। वीडियो बंद करें। इसकी डेफिनेशन की तो क्या बोलेंगे? प्रकृति में क्या? प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में, प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से ही जानना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, अर्थात भौतिकी कहलाता है। आपको फिजिक्स की डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। क्या? कि प्रकृति में घट रही घटनाओं के बारे में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से जानना भौतिकी कहलाता है अपना। ठीक है, तो यहां तक आपको इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि फिजिक्स होती क्या है और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। अब आपके सिलेबस पे आते हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्या क्या है। तो पहला चैप्टर की अगर बात की जाए तो पहला चैप्टर है आपका गति अर्थात मोशन। दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन। अगर हम चौथे चैप्टर की बात करें तो प्लवन, फ्लोटेशन। अब हम बात करते हैं पांचवें चैप्टर की, तो कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य। वर्क, एनर्जी एंड सामर्थ्य की बात करेंगे अपन लोग तो पावर। वो चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। पहला चैप्टर आपका गति है, दूसरा बल तथा गति के नियम, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, चौथा प्लवन, पांचवा कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य, और अपना छठवां चैप्टर आता है ध्वनि मतलब साउंड।
तो ये सभी चैप्टर आप देख लीजिए बखूबी, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, प्लवन, कार ऊर्जा तथा सामर्थ्य एवं ध्वनि, ये 6 चैप्टर आपको मैं फिजिक्स में पढ़ाने वाला हूँ। इन सभी चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत बताया छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल आपको हर चीज को डिटेल में बताया जाएगा, हर चीज। तो देखते हैं अपन लोग पहला चैप्टर गति। अब इनको हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें वीडियो को पॉज करके। तो पहले चैप्टर की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर अपना क्या है, मोशन, मतलब गति। तो गति में पढ़ने से पहले थोड़ा इसका बारे में जान लें, गति में अपन लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो थोड़ा लिख रहे हैं यहाँ पे कि गति में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो अपना रेस्ट मतलब विराम अवस्था, फिर देखेंगे मोशन गति के बारे में, फिर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मतलब राशियां। राशियां 2 प्रकार की होंगी यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। फिर इनके मोशन के टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। फिर अपन लोग डिस्टेंस के बारे में देखेंगे और देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज हमको ये सब चीजें कवर करनी है, बाकी चीजें यहाँ के बाद आएंगी तो वो अगले लेक्चर में कंप्लीट की जाएंगी। तो पहले सबसे पहले आते हैं रेस्ट पे। रेस्ट मतलब विराम अवस्था। रेस्ट होता क्या है? अगर हमने किसी वस्तु को देखा और वो कैसी है, स्थिर है। अगर हमने किसी वस्तु को देखा और वो कैसी है, स्थिर है, जैसे मेज है, मेज पे अपन लोगों ने सेब रख दिया, या मेरा जो हाथ है, हाथ पे हमने ये मार्कर रख दिया, तो ये कैसा है, अभी स्थिर पोजीशन में है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वस्तु किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? कि अगर कोई वस्तु हिल डुल नहीं रही है, अपनी जैसी जिस जगह हम देख रहे हैं वो उसी जगह वैसी ही खड़ी है बिना हिले डुले, तो अपन लोग बोल सकते हैं कि ये विराम अवस्था में है। ये कैसे है? अपनी लैंग्वेज में, कि अपनी लैंग्वेज में कोई वस्तु विराम अवस्था में कैसे होती है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है? ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन में है क्या क्या। आपके सिलेबस के हिसाब से ही देखेंगे। सपोज अपन लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि कोई वस्तु यहां पे है, कब, t बराबर 0 सेकंड पे। इसकी डेफिनेशन हम किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान करना है, अगर हमने किसी वस्तु को देखा और t बराबर 0 सेकंड पे यहाँ पे है, फिर टाइम गुजरा और t बराबर 1 सेकंड पे देखा तो भी वही वस्तु यहाँ पे है, और t बराबर 2 सेकंड पे देखा तो वो वस्तु फिर से यहाँ पे है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कि हमने देखो t बराबर 0 सेकंड पे देखा तो वस्तु यहाँ पे है, t बराबर 1 सेकंड पे देखा तो यहाँ पे, t बराबर 2 सेकंड पे यहाँ पे। कहने का मतलब है कि टाइम तो गुजरता जा रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति, वस्तु की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष, क्या, यदि कोई वस्तु की स्थिति, ऐसा बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है तो वस्तु किस अवस्था में कहलाती है? विराम अवस्था में। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? देखो अगर आप सोचो कि ये जो नोट्स हैं इसके कहाँ मिल जाएंगे, तो ये नोट्स की आप टेंशन ना लो, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप तो सिर्फ समझने पे फोकस करो कि विराम अवस्था होता क्या है, रेस्ट क्या होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया होगा। अब अपन लोग बात करते हैं मोशन की। तो देखना है मोशन मतलब गति, जो अपना चैप्टर ही है। तो एक चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब दूसरी चीज देखते हैं मोशन। तो गति के बारे में अगर बात की जाए तो पहले अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जनरल। अगर हमने किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को देखा, अरे वो तो गति में है। अगर हमने कोई चलती हुई गाड़ी को देखा, चाहे वो छोटे बच्चों की हो चलती हुई गाड़ी, चाहे मनुष्यों की हो, जिससे मनुष्य ट्रेवल करते हैं, यातायात करते हैं, ठीक है। फिर हमने एक बस को देखा, बहुत तेज स्पीड से जा रही थी। ये सब किस स्थिति में है? गतिमान अवस्था में, गति की अवस्था में, मतलब मोशन की पोजीशन में है। तो ये तो अपनी जनरल बात हो गई कि ये हम कैसे समझते हैं, लेकिन साइंस में ऐसा थोड़ी लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसी एग्जाम्पल को लेंगे कि हमने t बराबर 0 सेकंड पे देखा तो कोई वस्तु यहाँ पे है, लेकिन अगर हमने t बराबर 1 सेकंड पे फिर से उस वस्तु को देखा तो उसकी पोजीशन पहले के सापेक्ष थोड़ी बदल गई है और वस्तु t बराबर 1 सेकंड पे यहाँ पे आ गई है। फिर हम t बराबर 2 सेकंड पे देखा वस्तु को, अर्थात t बराबर 2 सेकंड पे, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच चुकी है।
तो आप देख रहे होगे कि टाइम तो गुजर रहा है, मतलब टाइम तो पास हो रहा है, साथ ही साथ वस्तु की पोजीशन भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो अब इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है, क्या, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो वह वस्तु किस अवस्था में कहलाती है, गतिमान अवस्था में या मोशन की पोजीशन में। इतनी बात आपकी क्लियर है कि नहीं है? अगर आप चाहो इसके बाद में हम आपको टाइप्स ऑफ मोशन बता सकते हैं, डोंट वरी। तो देखते हैं टाइप ऑफ मोशन देखेंगे। अब देखो बात करेंगे मोशन के प्रकार की। तो पहला अगर प्रकार देखें तो सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति, सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति। दूसरी गति की अगर बात की जाए, दूसरे प्रकार की, तो वृत्तीय या घूर्णन गति। अगर मोशन के तीसरे प्रकार की बात की जाए तो दोलनीय या कंपनीय गति। तो ये तीन मोशन के प्रकार हैं कि मोशन कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति, दूसरा वृत्तीय या घूर्णन गति, और तीसरा प्रकार है दोलनीय या कंपनीय गति। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे सरल रेखीय गति के बारे में। तो एक सरल रेखीय, जैसे नाम से ही पता चला, देखिए सरल रेखीय, कोई एक सरल रेखा खींच लो, ठीक है। यदि इस सरल रेखा पे कोई कण या इसको हम बोलते हैं पार्टिकल, जब किसी सरल रेखा पर कोई कण या पार्टिकल मूव करता है, मतलब गति करता है, तो उसकी इस प्रकार की गति को अपन लोग क्या बोलेंगे, सरल रेखीय, या सिर्फ अभी सरल रेखीय की बात करते हैं तो उसकी इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। क्या, जब कोई कण किसी सीधी सरल रेखा में या सरल रेखा पर गति करता है तो उसकी इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब देखो अपन लोग कुछ चेंज नहीं करना है, स्थानांतरित गति के लिए कण की जगह क्या ले लेंगे, कोई वस्तु ले लेंगे। क्या, वस्तु। यदि कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में गति करती है तो उसकी इस प्रकार की गति को अपन लोग क्या बोलेंगे, स्थानांतरित गति। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब अगली गति पे आते हैं अपन लोग, वृत्तीय या घूर्णन गति। तो वृत्तीय या घूर्णन गति के बारे में देखेंगे। वृत्तीय, जैसे नाम से पता चल रहा, वृत्त पे गति। तो पहले समझना वृत्त क्या होता है। कोई एक निश्चित बिंदु ली और उस बिंदु से क्या किया अपन लोगों ने, उसके चारों तरफ एक कर्व खींच लिया। एक बिंदु निश्चित, देखो एक बिंदु लिया और उससे निश्चित दूरी मानकर उसके चारों तरफ एक रेखा खींच ली, तो उसकी इस प्रकार को क्या बन गया, वृत्त। ये क्या बना है, वृत्त। अब वृत्तीय गति के बारे में अपन लोगों को जानना है। तो देखो जैसे ये वृत्त है और वृत्त में अपन लोग क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, ये वृत्त का केंद्र है और यहां से अपन लोगों ने गति करना स्टार्ट किया और कुछ इस प्रकार से गति करने लगे, इसके गोल 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 राउंड लगाने लगे। तो अब इसी को वृत्तीय गति कहते हैं। इसकी देखो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यदि कोई कण, वस्तु या पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, यदि कोई कण, पिंड या वस्तु जब किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं घूर्णन गति की। तो देखो ना, घूर्णन गति कुछ नहीं है, ऐसा ही कुछ है। एक अक्ष मान लो तुम, एक्सेस, अक्ष के अलोंग गति करना है तुम्हें, अक्ष के चारों तरफ क्या करना है, गति करना है। समझना कैसे, ये अक्ष है लेकिन कैसी अक्ष होनी चाहिए, स्थिर अक्ष लेना है। कैसी अक्ष लेना है अपन लोगों को, स्थिर अक्ष। जब कोई पिंड, कण या पार्टिकल किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष उसके चारों ओर क्या करता है, गति करता है, तो उसकी इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। बात क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं दोलनीय या कंपनीय गति की। तो देखो दोलनीय गति कुछ नहीं, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे जो पेंडुलम होता है वो क्या करता है, यहाँ पे रहता है, जब टाइम होता है जैसे 1 घंटा हुआ तो वो फिर पुनः ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 12 बजे थे फिर 1 बजेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार गति करता है। तो इसी से अपन लोग इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। कैसे, जब कोई कण, पिंड या वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है। क्या, जब कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करती है तो इसकी इस प्रकार की गति को अपन लोग क्या बोलते हैं, दोलनीय गति। बात क्लियर है कि नहीं है? यदि कोई पिंड या वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो उसकी इस प्रकार की गति को अपन लोग क्या बोलेंगे, दोलनीय गति। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है?
अब बात करते हैं कंपनीय गति। तो कंपनीय गति में कुछ नहीं होना है, ये जो आयाम है उनका साइज क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो जब कोई पिंड गति तो करे, लेकिन कौन सी गति करना चाहिए, दोलिनीय गति, और उसके आयाम कैसे हो, छोटे हैं। यदि कोई पिंड दोलिनीय गति करते हुए उसके आयाम कैसे आ रहे हो, छोटे आ रहे हो, तो उसकी इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, कंपनीय गति। समझिए, यदि कोई पिंड गति कर रहा है और उसके आयाम कैसे आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, तो उसकी इस प्रकार की गति को अपन लोग बोलेंगे कंपनीय गति। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सरल रेखीय स्थानांतरित गति क्या होता है, वृत्तीय या घूर्णन गति, और दोलनीय कंपनीय गति। बात क्लियर है कि नहीं है यहां तक? अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। इतना तो अपना क्लियर हो चुका है, अब इसको आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा रुकिए। तो देखो यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन लोग बात करते हैं क्वांटिटीज की, मतलब राशियां। तो देखो क्वांटिटीज की अगर बात की जाए, देखो क्वांटिटीज मतलब राशियां। तो राशियां अपन लोग किस में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, भौतिकी में। तो अपन लोग कौन सी राशियां लेंगे, भौतिक राशियां। और भौतिक राशियां किस आधार पर लेंगे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। देखो राशियां तो लेना है, लेकिन किस आधार पर, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और परिणाम के आधार पर। अगर हम लोग दिशा और परिणाम के आधार पर राशियों की बात की जाए, तो राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखो क्या देखना है अपन लोगों को स्केलर और वेक्टर में। अगर इसकी हिंदी में बात की जाए तो अदिश राशियां और इसको सदिश राशियां। तो अदिश राशियों में बस एक चीज नोटिस करनी है, देखो यहाँ आ और दिश, मतलब जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सिर्फ परिणाम की, परिमाण की। किसकी, परिमाण की, मतलब मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, बट डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, वे राशियां जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती, ना कि दिशा की, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियां। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, द्रव्यमान, आयतन मतलब मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, चाल। ठीक है कि नहीं है? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अदिश राशियां क्या होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे सदिश राशियों की। तो वे राशियां जिन्हें ज्ञात करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। समझिएगा, वे राशियां जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा और परिमाण मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सदिश राशियां। इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो देखते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। ठीक है, देखो अगर चाहें अदिश राशियों से बहुत होती हैं भाई, इनके बारे में जब तक बताया जाए तब तक कम है। लेकिन अपन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर इनके आगे बढ़ते हैं अपन लोग, देखते हैं। ठीक है, तो बड़े आगे, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम लोग बात करेंगे, देखो स्केलर और वेक्टर दोनों क्लियर हो चुका, अब सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस, और यहां पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। तो डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो डिस्टेंस होता क्या है, तो देखेंगे डिस्टेंस के बारे में। देखो डिस्टेंस के बारे में अपन लोग देखेंगे कैसे, देखना थोड़ा सा रुकिए बस। कोई एक पॉइंट है ए और यहाँ पे अपन लोगों ने कोई पॉइंट मान लिया बी। तो सपोज ये आपका घर है और यहाँ पे स्कूल है। आपने कहा यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा रूट फॉलो किया और आप पहुँच गए अपने स्कूल।
यहाँ आपका घर था और यहाँ आपका क्या था, स्कूल। अगर हम आपसे पूछे कितनी दूरी तय की, तो आप कहोगे जितना लंबा हमारा पथ है, मतलब जितना हमने पाथ तय किया है उसकी लंबाई ही क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो, तुमने यहां से यहां तक की दूरी तय तो की है, लेकिन उसमें जो दूरी तय की हो उसमें पथ की जो लंबाई होती है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। सपोज तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, तो वहां पे जितना भी पथ था उसकी जो लंबाई होती है, तय किए गए पथ की लंबाई को ही अपन लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। सपोज मान के चलो आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से आप पुनः वहीं पे पहुंच गए, तो अब आपसे पूछे दूरी कितनी है, तो जितना, देखो ये पथ आपने तय किया है, इसकी जितनी लंबाई होगी यहाँ तक उसी को अपन लोग क्या कहेंगे, दूरी। मतलब दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो कभी जीरो नहीं होती है, ठीक। जो दूरी होती है वो कभी जीरो नहीं होती। अब अपन लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, मतलब विस्थापन की। हमने आपसे कहा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो भाई आप कुछ इस प्रकार गए, ठीक है, ए से बी तक, बदमाश थे क्योंकि, तो यहां से आप बी तक गए, तो अब आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे विस्थापन क्या है, तो आप कहोगे ए से बीच की दूरी ना, यही गलती हो जाती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस थोड़ा सा अंतर है। तो अब विस्थापन अपन लोग क्या कहेंगे, प्रारंभिक बिंदु से या अंतिम बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी होती है उसकी कितनी न्यूनतम लंबाई, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की बीच की दूरी की न्यूनतम लंबाई को ही अपन लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कि नहीं आया है? समझना। जैसे अब आपसे कहा कि ये है ए का घर और आपको घूमते हुए बी के घर पे जाना है, बी का घर कुछ यहाँ पे, फिर सी का घर यहीं पे है, इनके जस्ट बगल में। तो आप पहले बी के घर पे गए, फिर सी के घर पे गए, और आपके घर, आपका घर और सी का घर ऑलमोस्ट पास पास में है। तो अब हम यहाँ आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है या विस्थापन कितना है, तो आप क्या कहोगे, तय की गए पथ ना, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की बीच की जो न्यूनतम दूरी है, मतलब न्यूनतम दूरी का जीरो ही हो गई है, तो इसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, विस्थापन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हो। और इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो होता है वो किसके इक्वल, जीरो हो सकता है, मे बी। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया? तो देखो, अब यहां पे मैं अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूं, आगे जो लेक्चर होगा उसमें आगे की चीजें होंगी, तो ध्यान रखना।